बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 11 जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। पहले पार्ट में हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें किया था। आज इसके पार्ट 2 को हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कि कल हमने इससे पहले वाले पार्ट में क्या पढ़ा था। इससे पहले वाले पार्ट में हमने चीन के बारे में पढ़ा था, जापान के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा डाइट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। फुकुजावा याकुची कौन थे इनके बारे में पढ़ा था। छिंग राजवंश जिनका चीन में राजा हुआ करते थे, इनके राजवंश का अंत कैसे हुआ ये पढ़ा था। जापान में औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा चीन और जापान के भौगोलिक स्थिति में क्या अंतर पाया जाता है इसके बारे में पढ़ाई किया था। तो अब हम इसके आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आपको पार्ट 1 आवश्यक रूप से देखना चाहिए, क्योंकि यदि आप पार्ट 1 सही तरीके से नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं अभी आधुनिकीकरण के रास्ते, जो क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 11 और ये पार्ट 2 होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से। पहला पॉइंट कहता है इसका कि जापान में मेजियो द्वारा पर्यावरण पर उद्योग के विकास का क्या प्रभाव हुआ। तो देखिए यहाँ पे अब हमें इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से समझना है कि जापान में जो मेजी जो थे वो क्या थे। वो तो मैंने आपको बता दिया था कि मेजियों का पुनर्स्थापना कैसे हुआ था इसके पहले वाले पार्ट में। आज हम अब मेजियों के बारे में आगे जानेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधन की मांग से पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने लगा। ये जो लकड़ी है और ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जब लोगों में इसकी मांग बढ़ गई, इस कारण से क्या हुआ, इन्होंने जंगलों की कटाई शुरू कर दी और जंगलों की कटाई होने से जब बहुत ज़्यादा जंगल कट गए तो पर्यावरण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा। आप सभी को पता है कि हमारे अगर वातावरण में जंगल नहीं रहेगा तो हमें किन विनाशकारी प्रभावों को देखना पड़ेगा। तो यही कुछ हुआ था उस समय जापान में। उसके बाद है औद्योगिकरण, जो लोग मशीनें लगाते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, उद्योग बढ़ाते हैं, उनके कारण क्या हुआ, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण बढ़ने लगा। वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है वो आपको पता है कि वायु प्रदूषण इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीली धुआं, गैस इत्यादियों के कारण वायु प्रदूषण फैल जाता है और इनसे निकलने वाले कचरा और इनसे निकलने वाले रसायन जो खतरनाक होते हैं और वो नदी नालों के माध्यम से पानी के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कृषि उत्पादकों में कमी का प्रमुख कारण लोगों की शहरों की तरफ पलायन। ज़्यादातर लोग हम आज भी क्या समझते हैं, आज मैं भी शहर में रहता हूँ, क्या सोच के रहता हूँ आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। यदि आप शहर में रहते हैं तो क्या सोच के रहते हैं कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलेगी, यहाँ पे अच्छा इनकम होगा। सबसे बड़ी बात है इनकम का, हम अच्छी कमाई के लिए गाँव को छोड़ के शहर में आ जाते हैं। लेकिन यदि हम गाँव में रह के अगर अभी खेती बाड़ी कर रहे होते तो हो सकता है कि मेरी इनकम कम होती, लेकिन एक खेती कर देखिए सारे लोग अगर यहाँ पे करोड़पति हो जाएंगे, बिजनेसमैन ही हो जाएंगे तो क्या ये दुनिया चल पाएगा। दुनिया एक बैलेंस पे चलता है और बैलेंस रखने के लिए हमारे पास किसान भी होने चाहिए, बिजनेसमैन भी होने चाहिए, टीचर भी होने चाहिए, सभी चीज़ों का बैलेंस बना होना चाहिए। तो जब क्या हुआ कि गांव कृषि उत्पादन में कमी हो गया, क्यों, इसका प्रमुख कारण था कि जो लोग थे ना वो शहर की तरफ भागने लगे, चले गए, पलायन कर गए, जिससे वहाँ पे कृषि उत्पादनों की कमी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है चियांग कोई शेक के कार्य। अब ये चियांग कोई शेक जो थे उनका क्या काम था, तो देखिए वारलॉर्ड्स पर नियंत्रण करना। इनके जो वहाँ पे शासन सत्ता था, जिनकी राजनीतिक दबदबा था, उन पे इन्होंने अपना नियंत्रण किया। साम्यवादियों को खात्मा, जो साम्यवादी सोच के लोग थे, ऐसे लोग जो साम्यवादी विचारधारा के थे, उनका इन्होंने खात्मा किया, उन्हें वहाँ से भगा दिया। सेक्युलर और इलहलैकिक कन्फ्यूशिवाद की हिमायत की, राष्ट्र का सैन्यकरण का प्रयास। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे मिलिट्री बेस राजनीति इन्होंने बनाना चाहा और इस कारण से उन्होंने सेल्युलर और कम्युनिस्टवाद की हिमायत की, राष्ट्र का सैन्यकरण का प्रयास किया। मतलब इन्होंने कहा कि यहाँ पे सैन्य शक्तियों को इकट्ठा करके राजनीतिक संपत्तियों का और राष्ट्रीय संपत्तियों का बचाव करना होगा।
महिलाओं के बारे में है, महिलाओं के 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें उन्हें सतीत्व, रूप, रंग, वाणी और काम पर बहुत जोर दिया। इन्होंने महिलाओं के लिए सतीत्व, रूप, रंग और वाणी और काम के बारे में इन्होंने कई तरह के अहम फैसले भी लिए थे। ये था चियांग कोई शेक के द्वारा किया गया कार्य। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। देश को एकीकृत करने में असफलता के कारण, मतलब देश को जब इन्होंने जोड़ना चाहा, पूरे देश को एक साथ लाना चाहा, तो उसमें इनके असफल होने के क्या कारण हो गए थे? तो उसका कारण था संकीर्ण सामाजिक आधार। संकीर्ण सामाजिक आधार कहने का मतलब है कि उस समाज में छोटे छोटे वर्गों के लोगों के अंदर मतभेद होना, जब आपसी सम्मति नहीं होती है, सहानुभूति नहीं होती है, मिलाप नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति अच्छे विचारधाराएं नहीं होती है, तो वैसे समाज को एकत्रित करने में असफलता हाथ लगती ही है। देखिए, अब हमारे भारत देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारे भारत देश में कई राज्य हैं जिसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग रूप रंग के लोग भी होते हैं। लेकिन यदि अगर हमने ये सोच लिया कि वो चेन्नई से है, वो आंध्र प्रदेश से है, वो महाराष्ट्र से है, मैं बिहार से हूँ, कोई यूपी से है, तो क्या ये राष्ट्र का एकीकरण होगा? नहीं, ऐसे में राष्ट्र बिखर जाएगा। इसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ों को सोचना है कि हम भारतीय हैं, वो चाहे दक्षिण का हो, पश्चिम का हो, उत्तर का हो, पूर्व का हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने राष्ट्र के एकीकरण और समाज की अच्छी स्थिति लाने के लिए ये बात समझना चाहिए कि हम भारतीय हैं। अगला पॉइंट है हमारा सीमित राजनीतिक दृष्टि। लोगों के मन में ना उच्च विचारधाराएं ही नहीं थी, उनके मन में सीमित राजनीतिक दृष्टि थी, मतलब वो अपने आप को जहाँ थे वहीं पे अपने आप को खुश देख रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी नियमन और भूमि अधिकारों में समानता लाने में असमर्थता। जब इन्होंने कोशिश किया कि पूंजी जैसी चीज़ें सभी के लिए समान किया जाए और जो भूमि है, जमीन है, जो किसी के पास बहुत सारा और किसी के पास कम है, उसको मिला के सबको एक जैसा बनाया जाए, तो इनमें भी इनको असमर्थता हाथ लगी, मतलब ये इसमें फेल हो गए, ये प्रयास इनका फेल हो गया। नेक्स्ट है लोगों की समस्या पर ध्यान न देकर फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया गया। देखिए, अब आर्थिक समस्या वहाँ पे जो थी उसे न संभाल के इन्होंने क्या किया, वहाँ पे सैन्य शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फौजी मतलब होता है सैन्य शक्ति प्रदर्शन करना। ऐसे में लोगों के अंदर असंतोष फैल गया, वो परेशान हो गए, जिस कारण से इनका देश एकीकरण करने में असफलता हाथ लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है चीनी बहसों में 3 समूहों के नज़रिए। जो चीनी का बहस हो रहा था, जो इनका मीटिंग चल रहा था, उनमें जो इनके 3 प्रमुख सदस्य थे उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनका क्या विचार था। सबसे पहले है कांग योबेल, जो 1858 से 1927 तक वहाँ पे रहे, या फिर आप इन्हें लियांग किचाओ के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि ये कांग योबेल जो इतने समय तक रहे थे, और लियांग किचाओ की बात करें तो वो 1873 से 1929 तक वहाँ पे थे। तो ऐसे में ये 3 समूहों का नज़रिया जो था अलग था। दूसरा पॉइंट है गणतंत्र के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष सन यान सेन। ताइवान के बारे में मैंने आपको बताया था, ये अब हमारी बातें उधर से ही शुरू होने वाली है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, ये तीनों जो थे इनकी नज़रिए अलग अलग थे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि पहली पार्टी हमारा ये था, और दूसरी पार्टी हमारा ये था, और तीसरी पार्टी ये था। अब इन तीनों के नज़रियों की तरफ एक बार देखते हैं। तीनों का नज़रिया है, पहले तो आधुनिक चीन की शुरुआत की बात करेंगे। आधुनिक चीन की शुरुआत, जो अभी चीन, जो आपने देखा है कितना हमारा डेवलप्ड देश है, पड़ोसी देश। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से माना जाता है। मतलब कि जितना डेवलप्ड आपको कंट्री चीन अभी दिख रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका जब पहला सामना हुआ, तब वो आधुनिक चीन की यहाँ से शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है जेसुइट मिशनरिया। मिशनरिया मतलब होता है मशीन, आधुनिक मशीन, जो मशीन। जेसुइट मिशनरिया ने चीन में खगोल विद्या और गणित जैसी पश्चिमी विज्ञानों को पहुंचाया था। अब देखिए, मिशनरिया नाम से ही है, लेकिन ये एक पूरा नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, जेसुइट
मिशनेरिया। जेसुइट मिशनेरिया चीन के रहने वाले थे और ये खगोल विद्या और गणित जैसे चीज़ों को पश्चिमी विज्ञानों को वहाँ पहुँचाया था। मतलब जो चीज़ें पहले पश्चिम की दिशा में देशों में चल रही थी उसे लाके चीन में इन्होंने फैलाया, जिससे इनका देश आगे की तरफ डेवलप हुआ है। नाम क्या था? जेसुइट मिशनेरिया। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा है पहला अफीम युद्ध। इसकी बातें हम पहले पार्ट से ही कह रहे हैं कि अफीम युद्ध क्या है, अफीम युद्ध क्या है। तो पहला अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच कब लड़ा गया? 1839 से 1942 के बीच। इसे याद रखिएगा। पहला अफीम युद्ध जो था वो लड़ा गया था 1839 से 1942 तक। इस युद्ध में ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया था। आप सभी को पता है कि ब्रिटेन जो है वो हमारे देशों पर भी काफ़ी लंबे समय तक राज किया और इस राज के दौरान उसने हमारे यहाँ नील अफीम की खेती को ज़्यादा करवाया, जिसे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाता था और हमारी ज़मीनें इस कारण से बंजर हो जाती थी। यही हुआ उस समय चीन के साथ भी कि 1839 से 1942 तक जो युद्ध हुआ उसे हम अफीम युद्ध के नाम से ही जानते हैं, जिसमें ब्रिटेन ने क्या किया? अफीम के फायदे और व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पहला अफीम युद्ध जो हुआ उसका परिणाम क्या हुआ, उसके नतीजे क्या हुए। तो देखिए इस युद्ध में सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमज़ोर किया गया। जो उस समय क्विंग राजवंश थे सत्ता में, जिनका जो राजा थे तत्कालीन, उनका जो राजवंश का राजा था उसका जो पावर था वो कमज़ोर हो गया। सुधार तथा बदलाव के मांगों को मजबूती दी गई। अब देखिए यहाँ पे बात सुधार की होने लगी और बदलाव मतलब चेंजिंग का यहाँ पे पॉइंट आ गया, क्योंकि राजा तो कमज़ोर हो गया तो अब ब्रिटेन अपने हिसाब से वहाँ पे राजगद्दी चलाना चाहता था, जिस कारण से उसने कहा कि यहाँ पे सुधार और बदलाव दोनों जरूरी है। तो ये था पहले अफीम युद्ध के परिणाम के बारे में। नेक्स्ट है सन यात सेन। अब देखिए सन यात सेन क्या है, ये हम बात बहुत पहले से करते आ रहे हैं, पहले वीडियो से ही। तो सन यात सेन एक राजा थे। इनके सेन के नेतृत्व में क्या हुआ? 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ? 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई। चीनी को एक गणतंत्र देश घोषित करके यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। वे आधुनिक चीन के संस्थापक भी माने जाते हैं। कौन? सन यात। सन यात जो है उन्हें आधुनिक चीन का संस्थापक भी माना जाता है। वे एक गरीब परिवार से थे, मतलब उनका फैमिली जो था वो कोई अमीर नहीं था। उन्होंने मिशन स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उनका परिचय लोकतंत्र एवं ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, परंतु वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मीन चुई के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए सन यात जो थे वो एक गरीब परिवार से थे। 1911 में इन्हीं के कारण मांचू साम्राज्य को समाप्त हुआ और वो आधुनिक चीन के संस्थापक भी माने जाते हैं। इसके अलावा उनके जो 3 सिद्धांत थे उनमें पहले का नाम है सन, दूसरे का नाम है मीन और तीसरे का नाम है चुई। सन मीन चुई, ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सन यात सेन के बारे में। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सन यात सेन के जो 3 सिद्धांत थे वो पहला सिद्धांत क्या है? राष्ट्रवाद। पहला सिद्धांत उनका राष्ट्रवाद था। इसका अर्थ था माचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में माना जाता था, को सत्ता से हटाना। इनका पहला जो था सिद्धांत राष्ट्रवाद, जिसके कारण उन्होंने अपने यहाँ से माचू साम्राज्य को हटाया। दूसरा है हमारा गणतांत्रिक सरकार की स्थापना। देखिए क्या होता है कि इस गणतांत्रिक सरकार मतलब वैसा सरकार जहाँ पे जनता के द्वारा चुने गए शासक होते हैं। अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना तथा गणतंत्र की स्थापना करना, ये इनका दूसरा सिद्धांत था। तीसरा है समाजवाद, जो पूंजी के नियमन करे और भूस्वामित्व में समानता लाए। सन यात सन के विचार कुमोनितांग के राजनीतिक दर्शक के आधार पर बने। उन्होंने अपना कपड़ा, खाना, घर, परिवहन, इन 4 बड़ी आवश्यकताओं को रेखांकित किया। देखिए किसी भी देश को डेवलप होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें कपड़ा, खाना, घर और परिवहन ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। यदि ये सारी चीज़ें आपके पास है
तो आपका देश बिजनेस करने में सफल होता है, और आपका देश यदि बिजनेस करता है तो आपका देश सफल हो जाएगा। तो सन यात सेन ने यही किया कि अपने देश में इन सभी चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है, जिससे इनके सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। ये इनके 3 क्या थे? सिद्धांत थे। राष्ट्रवाद, पहला है राष्ट्रवाद, गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, और फिर है समाजवाद। समाजवाद के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, जो भूस्वामित्व, जो बड़े बड़े जमींदार मालिक थे, उनके ज़मीनों को समाज के भले के लिए इन्होंने उपयोग करना शुरू कर दिया था। ये था सन यात सेन के 3 सिद्धांत। आगे देखिए, ताइवान में लोकतंत्र की स्थापना के बारे में देखते हैं। ताइवान, सबसे पहले बता दूं कि 1975 में चियांग कोई-शेक की मौत के बाद, चियांग कोई-शेक के मौत के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ। क्या हुआ कि 1975 में लोकतंत्र की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये 1975 में जब चियांग कोई-शेक की मौत हो गई, उसके बाद इसकी स्थापना धीरे धीरे शुरू हुआ। और 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया, विरोधी दलों को कानूनी इजाज़त मिल गई, तब इस प्रक्रिया में गति पकड़ी। पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यहाँ पे पहले क्या था, मिलिट्री था, फौज का कानून चलता था, लेकिन जैसे जैसे वो हटा तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे ना, उन्होंने अपना दल बना के वहाँ पे लोकतंत्र में वोट करवाया, और उसके बाद वो सत्ता में आ गए। जिससे अब मैंने आपको अभी भी बताया था कि लोकतंत्र का तो मतलब ही है जनता के द्वारा चुना गया सरकार, जनता के द्वारा चुना गया नेता। तो यहाँ पे वही शुरुआत हो गया था। इसके बाद यहाँ पे ताइवान में लोकतंत्र की स्थापना भी हो गई थी। लोकतंत्र की स्थापना के बाद देखते हैं चीन द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण के तरीके। ऐसे कौन कौन से तरीके थे जो चीन ने अपनाया अपने आप को मॉडर्न बनाने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो पहला पॉइंट है साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण। जो उनका दल था साम्यवादी, उनको उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट किया, नियम कानून बहुत ही बनाए अच्छे तरीके से, जिसको पालन सबको करना था। दूसरा है आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार के संबंध बनाने की नीति। अब हमारा देश यदि कोई बिजनेस करता है तो हम दूसरे देश के साथ अगर अच्छा संबंध बनाएंगे तभी तो हमारा व्यापार चल पाएगा। तो इन्होंने बाहर के देशों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए। सामंतवाद को इन्होंने ख़त्म किया। सामंतवाद मतलब जो जमींदार, राजा, ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत सारे ज़मीन वगैरह थी, उनको ख़त्म किया। शिक्षा का विस्तार किया, लोगों को शिक्षित किया, पढ़ाना लिखाना शुरू किया। विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम, जो बाहर के लोग थे जो अपने विस्तारवादी नीति को अपनाते थे, मतलब ज़मीन को हड़पना, हमला करना, बॉर्डर के माध्यम से घुस जाना, इन सब चीज़ों को इन्होंने ख़त्म किया। इसके बाद है निजी कारखाना और भूस्वामित्व कानून। जिसके पर्सनल फैक्ट्री थी या फिर बहुत बड़े जमींदार सब थे, उनको भी इन्होंने नियंत्रण किया। अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण, वहाँ के इकोनॉमिकल सिस्टम पर गवर्नमेंट की नज़र आ गई, वहाँ की सरकार ने इसे अपने अंदर ले लिया। तेज़ी से औद्योगिकरण, बहुत तेज़ी से इन्होंने फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ बैठाना शुरू कर दिया। बाजार संबंधी सुधार किए। बाजार संबंधी सुधार कहने का मतलब है जहाँ पे व्यापार होता है वहाँ के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों में इन्होंने सुधार किया, जिससे वहाँ पे व्यापार करने वाले लोगों को भी राहत प्राप्त हो। एक ही दल की सरकार, ये बहुत ही पॉइंट है। देखिए, एक देश में अगर आप खिचड़ी पका लोगे ना, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये मुलायम है, ये लालू है, ये नीतीश है, तो ये क्या होगा, ये सब मिलके गोबर बना देंगे देश को। वहाँ पे क्या था कि एक सरकार रहेगा, जो फैसला लिया कड़ा नियंत्रण के साथ फैसला होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ें थी। हालांकि इसके कुछ बैड पॉइंट्स भी हैं कि कहीं ऐसा लगता है कि ये तानाशाही तो नहीं चल रहा है, लेकिन एक नेता यदि अपने देश के लिए एक सरकार रह के और अच्छा काम कर रहा है तो इसमें कोई तानाशाही वाली बात नहीं है। और अच्छी प्रतिक्रिया के साथ साथ तो बुरी प्रतिक्रियाएँ होती ही है। तो एक दल का सरकार इसमें सबसे अहम मुद्दा रखता है। अब एक दल के सरकार के बाद है आधुनिकीकरण का श्रेय साम्यवादी दल को गया। जितने भी मॉडर्न पॉइंट्स हुआ, चाहे जो इन्होंने अपने आप को अपडेट किया है, उसका श्रेय जो है, उसका क्रेडिट जो है वो साम्यवादी दल को गया। पुरानी असमानताओं का अंत, ये छोटे ऊंचे, अमीर गरीब, इन सभी तबकों का इन्होंने अंत कर दिया और सबको एक समान दृष्टि से देखा। केंद्रीकृत सरकार की स्थापना, मतलब एक सरकार जो केंद्र में बैठता था वही पूरे देश को देखता था और अपने पूरे देश को एक साथ लाके उस पर शासन करना, केंद्रीकृत सरकार की यहाँ से शुरुआत हो गई थी।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जापान द्वारा अपनाए गए आधुनिकता के मार्ग। देखिए अब जापान ने भी बहुत सारी चीज़ों को अपनाया आधुनिक बनने के लिए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि पहला पॉइंट है पारंपरिक कौशल और प्रथाओं का प्रयोग। उनके जो संस्कृति थी, उनके जो पूर्व में किए हुए उनके दादा परदादाओं का काम था, उस पर उन्होंने जोर दिया। पश्चिम का अनुकरण, पश्चिम के देशों को उन्होंने अपने साथ ले लिया, या फिर कहिए उनके साथ वो कदम से कदम मिला के चलने लगे। सपोज कर लीजिए कि भारत जो है आज वो पहले से बहुत बेहतर है। ये बेहतर होने का कारण है कि उन्होंने कई अलग अलग देशों को फॉलो किया है। जापानी राष्ट्रवाद, जापान में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया गया। निष्ठावान नागरिक बनना, एक नागरिक जो होता है वही देश को ऊपर तक ले जाता है। कोई भी सरकार, कोई भी नेता देश को ऊपर नहीं ले जा सकता। तो जिसके अंदर निष्ठा होगा अपने देश के प्रति, तो वो देश आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा है सम्राट के प्रति वफादार रहने की शिक्षा। वहाँ के जो राजा थे या वहाँ के जो नेता थे, उनके प्रति कभी भी बेईमानी न करने की शिक्षा इन्हें दी जाती थी। हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति या अपने सम्राट के प्रति ईमानदार बन के रहने की शिक्षा दी जाती थी, जिसके कारण से जापान खुद को आधुनिकता के मार्ग पर। सेकेंड पार्ट था, आशा करता हूँ कि आपको सेकेंड पार्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपको सेकेंड पार्ट के किसी भी पॉइंट में कुछ भी समझने में दिक्कत होता है तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं। कमेंट के माध्यम से हमें यह पता चल पाएगा कि आपको कौन से पॉइंट सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं आपके लिए प्रॉपर उसी टॉपिक पे एक वीडियो छोटा सा बना दूंगा, जिससे आपको वो टॉपिक सही तरीके से समझ में आ जाए। इसके अलावा मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।